नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर बीते कई वक्त से मांग उठ रही थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण को निरस्त करने का फैसला सुनाया था, जिसकी वजह से प्रदेश की महिलाओं में काफी वक्त से नाराजगी नजर आ रही थी। वहीं इस विधानसभा सत्र के दौरान महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधेयक आने से अब पूरी तरह से राहत मातृशक्ति को मिल सकेगी। साथ ही महिला सशक्तिकरण में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि भाजपा सरकार मातृशक्ति को बढ़ावा देने में हमेशा तत्पर है। हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति में बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, एसएलपी हमने दायर करी, वहां से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने चूंकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षति। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मिली नसीहत। विधायकों को विस अध्यक्ष ने दी नसीहत। सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई के पहले दिन ही नसीहत दी गई। कोई भी विधायक मोबाइल का नहीं करेगा प्रयोग। कई विधायकों ने किया था मोबाइल प्रयोग। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दिए कड़े निर्देश। प्रयोग करते पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नसीहत मिली है। विधायकों को विस अध्यक्ष ने नसीहत दी है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने नसीहत दी है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई के पहले दिन ही नसीहत दी गई। प्रयोग करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उधर उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा का सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 समेत 11 विधेयक पेश किए गए। वहीं 5440.43 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी सीएम धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 5440.43 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में लगभग 3226.46 करोड़ रुपए मतदेय और 2213.97 करोड़ भारत से संबंधित प्रावधान के लिए है। भारतीय के अंतर्गत पूंजीगत मद में वेज एंड मीन्स एडवांस और कर्जों का भुगतान और राजस्व मद राज्यपाल के कार्यकाल, ऋण शोधन निधि और न्याय प्रशासन से संबंधित योजना है। इसमें जो आज हमने सप्लीमेंट्री बजट को आज टेबल को रखा है वो 5440 करोड़ 43 लाख का है, जिसमें जो भारित है यानी चार्ज है 2213.97 और मध्य जिसमें कह सकते हैं वो 3226.46 करोड़ का है। और इसमें हम लोगों ने जो जैसे वेतन है उसमें 160 करोड़ का प्रावधान किया है, मजदूरी में 114 करोड़ का, पेंशन में 230 करोड़ का, समाज कल्याण से संबंधित 58 करोड़ का।
उधर जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर व्यक्तिगत रंजिश रखने और विधायक के विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है और न्याय न मिलने की सूरत में आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। मंगलवार को सदर में जसपुर से विधायक आदेश चौहान ने अपना विषय उठाते हुए कहा कि इसी साल जुलाई में जसपुर में सूदखोरों के संबंध में वह किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ एसडीएम कार्यालय गए थे, जिस पर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अगले दिन 3 व्यक्ति उनके यहां आए और उनसे अभद्रता की। पुलिस को फोन करने पर पुलिस तीनों को पकड़कर ले भी गई। उन्होंने इन 3 व्यक्तियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। आपको बता दें कि विधायक ने आरोप लगाया कि आरोपितों पर कार्रवाई करने के स्थान पर दोपहर 2 बजे पुलिस ने उनका गनर वापस ले लिया। उन्होंने थाने में धरना दिया, आश्वासन मिला, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद जब वह मुख्यमंत्री से मिले तब कहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज की गई, साथ ही उनके खिलाफ क्रॉस एफआईआर भी हुई। अब जांच अधिकारी भी बदल दिया गया है। उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह विधानसभा द्वार के सामने आत्मदाह करने के मजबूर होंगे और जिसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए पीठ ने सरकार को जांच के निर्देश दिए हैं। शासन अपने मूल काम से भटक गया है। आज नशे का कारोबार चरम पे है, ये आप सब जो लोग जानते हैं, और बीच बीच में मेरे द्वारा मेरे जसपुर क्षेत्र की घटनाएं उजागर की जाती हैं। अभी एक 19 साल का लड़का अभी डेथ हुई है उसकी, बर्थडे जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन नशे के कारण नशा करके आता है और ट्रेन से टकरा के उसकी हत्या मौत हो जाती है और पुलिस को पता नहीं। यही मैं आरोप उठाता रहता हूं, मुद्दे उठाता रहता हूं। मेरे साथ 26 अगस्त को एक घटना होती है सूदखोरों के खिलाफ, क्योंकि सूदखोर जो है एक तरह से वो भी गरीब लोगों का उत्पीड़न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गदरपुर पुलिस ने एक युवक से 1.25 किलो चरस बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए आंकी गई है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार महोदय द्वारा 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के उद्देश्य पर श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं क्षेत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा जनपद में हर जगह पर अवैध स्मैक की रोकथाम के लिए हर थाना क्षेत्र में जो है टीमें गठित की गई हैं, जिसमें कल दिनांक 28/11/2022 को लगभग रात्रि 10:30 बजे एसओ गदरपुर के निर्देशन में एसआई गौरव जोशी जो गदरपुर क्षेत्र में जो है वो वाहन चेकिंग। हरिद्वार में गंगा घाटों की सफाई व्यवस्था अब धार्मिक संगठनों के भरोसे चल रही है। सफाई कंपनियों से अनुबंध खत्म होने के बाद नगर निगम ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को गंगा घाटों को गोद लेने का ऑफर दिया है। अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में कई संस्थाओं ने इसमें रुचि भी ली गई है। जल्द ही घाटों को गोद लेकर संस्थाएं उनकी सफाई व्यवस्था संभालेंगी। गौरतलब है कि हरिद्वार में हर की पैड़ी की सभी व्यवस्थाएं श्री गंगा सभा संस्था करती है। उसके अलावा दूसरे गंगा घाटों की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। दिए निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने एक ओन माई घाट कैंपेन स्टार्ट करी है घाटों को लेके, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी ईओआई हमने उसकी अखबारों में पब्लिश भी की थी, जिसके तहत काफी लोगों ने उसमें आवेदन किया है घाटों को सफाई व्यवस्था और अन्य दृष्टि से मैनेज करने के लिए। तो उसके सामाजिक धार्मिक का कोई फॉर्म अगर है इंटरेस्टेड हमारे घाटों में योगदान देने के लिए तो उसी के लिए है। तो लोगों ने काफी गंगा सभा जी है हमारी, उन्होंने भी इसमें आवेदन किया है। निरंजनी अखाड़ी है जो उन्होंने भी इसमें आमंत्रित किया, काफी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया। उधर जनपद चंपावत में भाजपा पार्टी की ओर से निर्मल महारा को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब पार्टी ने जिला स्तर और मंडल स्तर पर खाली पड़े अन्य पदों पर पदाधिकारियों के साथ नई कार्यकारिणी बनाए जाने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश मंत्री विकास शर्मा और सहप्रभारी गणेश भंडारी जिला अध्यक्ष निर्मल सहरा बता दें कि
बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बात की। हम सब लोग उस पार्टी के सदस्य हैं। खाली कार्यकर्ताओं से संवाद करने का है, परिचय का है, कार्यकर्ताओं से मिलने का है, क्योंकि अब मैं प्रभारी के रूप में यहाँ इस जिले में आया हूँ। तो यहाँ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनके दम पे भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को उपचुनाव में 94% वोट दिलवा के जिताया है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के दम पे ये सफलता मिली है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारी जो सरकार है, उसके बीच में हम लोग एक सेतु का काम करेंगे, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें हैं, जिस दम पे सरकार बनी है, उस सरकार का लाभ हमारे कार्यकर्ताओं को मिले। उधर टनकपुर में श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन टनकपुर में ई रिक्शा वालों के शहर में अव्यवस्था फैलाए और ई रिक्शा का संचालन हाईवे पर किए जाने के खिलाफ उतर आया है। इसी को लेकर यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार के नेतृत्व में टैक्सी स्वामी पूर्णागिरी तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टनकपुर में ई रिक्शा वालों की ओर से शहर में अव्यवस्था फैलाए जाने और टनकपुर से बनबसा खटीमा की सवारियों को ई रिक्शा में ले जाए जाने की बात कही है, जिसका खामियाजा टनकपुर से खटीमा की ओर चलने वाले मैजिक वाहनों को उठाना पड़ रहा है। इससे मैजिक वाहन चालक और स्वामियों को व्यवसाय में खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मामले में ज्ञापन सौंपते हुए श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन ने ई रिक्शा वालों की मनमानी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ये हमने जो हमारे शहर में टुक टुक चल रहे हैं, इन टुक टुकों के उसमें हमने ज्ञापन दिया है। इनका जो राष्ट्रीय राजमार्ग में भी जा रहे हैं, ये खटीमा बनबसा और इधर भूम तक ये सवारी पहुंचा दे रहे हैं, इनका जबकि रोड परमिट नहीं है। और जो इनमें ना कोई रोड लिस्ट लगी है, यहाँ पर ये बोरागोट जा रहे हैं, 50 रुपए ले रहे हैं। सुबह कई टुक टुक वालों को मैं स्टेशन आता हूँ तो ये पुल तक की इनकी कोई रेट लिस्ट लगी है। ये 500, 200, 400, 500 कतई लूट कर रहे हैं, इनकी कोई। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंपावत से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर शराब तस्करी पर प्रशासन सख्त देखने को मिला है। ऑपरेशन क्रैकडाउन से मिली कामयाबी, 60 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, नकली शराब बनाने वाला युवक गिरफ्तार, आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नकली शराब बनाने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है, आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चंपावत से इस वक्त की बड़ी खबर जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन से मिली कामयाबी, 60 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। तो आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शराब तस्करी पर प्रशासन सख्त देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन क्रैकडाउन से ये कामयाबी मिली है, जहां पर 60 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। नकली शराब बनाने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है, आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। शराब तस्करी पर प्रशासन सख्त देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन क्रैकडाउन से ये कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 60 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश में विधायक निधि से जीएसटी खत्म करने की मांग को लेकर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। विधायक निधि से जीएसटी को समाप्त करने के लिए विधायकों ने सीएम धामी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया। विधायकों की सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा में हुई मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। यहां पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस पर विचार किया जाएगा कि जीएसटी समाप्त की जाए या फिर विधायक निधि को बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनहित में इस पर निर्णय जरूरी है।
चमोली जिले के विकासखंड पोखरी के सांकरी गांव में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी खुशी है। वहीं ग्रामीण जगदीश चमोला और वीरेंद्र पाल भंडारी ने बताया कि बीते 50 सालों के बाद यह पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जिसमें ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं। गांव में माहौल भक्तिमय बना हुआ है, हर तरफ भक्तों का तांता लगा हुआ है। का धन्यवाद करना चाहूंगा और आपका विशेष धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम के बीच हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। और पंच पांडवों को नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50 वर्षों के बाद जो ये धार्मिक आयोजन हो रहा है, ये विगत 50 वर्षों बाद हो रहा है। और आप देखिए तमाम लोग बाग जो घरों गांवों से पहले माइग्रेट हो गए हैं, वो सारे लोग गांवों की तरफ आए हैं और हमारी सनातन संस्कृति की स्तंभ आधारित है। विगत 50 वर्षों से यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। मैं पूरे समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आयोजन करके जो है पूरे जिले में जो है अपना नाम कमाया है। और मैं माननीय जो फोटोग्राफर हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मौके पर उन्होंने आकर के हमें श्रद्धांजलि किया है। चमोला है और ये पांडव नृत्य जहाँ जागर होते हैं वह हमारी वृत्ति है। और ये 3 प्रकार के हैं। एक तो है जो चूड़ा देने वाले पांडव, जो चूड़ा दिया और उसके बाद नाचे, उसके बाद पटाक्षेप हो गए। और एक है पनवाने वाले, जैसे जागर है, जागर का छोटा रूप है पनवानी। खबर चमोली जिले की गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां पर नगर के एक प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल के शिक्षक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। छात्रों ने शिक्षक की हरकतों से परेशान होकर परिजनों को जानकारी दी, तब गोपेश्वर थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने छात्रा को अश्लील मैसेज भेजे थे और बहाने से पार्क में बुला लिया, जिसके बाद उसने रेप करने की कोशिश की। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो में मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके संज्ञान में थाना गोपेश्वर में एक मामला आया था कि एक छात्र जो है छात्रा के साथ उसी के स्कूल में एक टीचर द्वारा भद्रता की जा रही थी लगातार, जिसका उसके द्वारा विरोध किया गया। और उसने जब अपने परिजनों को बताया, परिजनों के द्वारा जब पुलिस के संज्ञान में मामला लाया गया, हमने तुरंत इसमें FIR दर्ज करा के इसकी अरेस्टिंग की है। और इसमें जो भी पोक्सो अधिनियम और अन्य जो धाराएं उसके आधार। खबर जिला नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के पूर्वी खेड़ा गोलापार के रहने वाले उत्तम सिंह ढसीला ने अपने बड़े भाई हरेंद्र सिंह ढसीला पर अपनी पैतृक संपत्ति, जमीन, मकान, ट्रैक्टर, भारी रकम और अन्य सामान जालसाजी करके फर्जी धोखे से हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए तहसीलदार हल्द्वानी को एक शिकायती पत्र सौंपकर उचित न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि स्थानीय पुलिस में कई बार शिकायत के बाद भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। पारिवारिक विवाद और हिस्सेदारी को लेकर समस्या इतनी जटिल हो गई है कि उत्तम सिंह और उनका पूरा परिवार शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह परेशान है। उत्तम सिंह ढसीला ने अपनी व्यथा को बयां करते हुए बताया कि उप जिला अधिकारी, तहसील प्रशासन और पुलिस ने उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है। मेरे बड़े भाई ने हमारी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति जो थी वो अपने नाम से कर ली है धोखे से। और एक हमारा छोटा भाई है तेज सिंह ढसीला, जो डिफरेंस में रहता, दारू वारू पीता बहुत गम में, उसके नाम पे मौके पे 3 बीघा जमीन है जो नाम पे नहीं है। और मेरी जमीन
जो मेरे हिस्से में थी 3 बीघा, वो भी उसने अपने नाम पर कर ली है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए चलाए जा रहे मुफ्त राशन योजना का लाभ पात्र लोगों को ही मिल सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने अभियान चलाकर हजारों अपात्र कार्ड धारकों के राशन कार्ड सरेंडर करवाए थे और गरीबों को राशन कार्ड को ऑनलाइन किए जाने की योजना चलाई गई थी, जिससे पात्र लोगों को ही राशन उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन नारसन क्षेत्र में कई लोगों और गांव में 100 से ज्यादा ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड भी उपलब्ध नहीं हो पाया है। कई बार विभाग में शिकायत करने के बावजूद भी ग्रामीणों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिनका राशन कार्ड बन गया है उनको भी ऑनलाइन राशन नहीं मिल रहा है। जिले भर में ये समस्या हजारों की संख्या में बनी हुई है। और अब आपको सीधे लिए चलते विधानसभा, जहां पर शीतकालीन दूसरा सत्र आज जारी है। 2022 को रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या हो जाती है। सरकार मौन है, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरा बैठा है। आखिर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? किसकी जिम्मेदारी है? किसके हाथों में यह प्रदेश है? मैं समझता हूं कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि राज्य सरकार प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करे। हालात बद से बदतर है। 21 अगस्त 2022 को चौड़ियाट गांव उत्तरकाशी के एक 19 वर्षीय केदार जो अग्निवीर भर्ती के लिए गया था कोटद्वार और ऋषिकेश से लापता हो गया है। पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और आज भी जो है जो थाना अध्यक्ष था शायद संभवतः उसको निलंबित करके इतिश्री करने का काम किया है। आज भी जो है केदार के माता पिता अपने 19 वर्षीय लड़के को जो है ढूंढने का काम कर रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं। 26 अगस्त 2022 जसपुर के विधायक माननीय आदेश चौहान जी ने जब विशेषाधिकार हनन इस सदन के अंदर रखा तो उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बात कही। और अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, जब एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा विधायक के साथ जो व्यवहार किया गया जिसका उल्लेख माननीय विधायक जी ने किया, तो निश्चित रूप से मैं आपसे भी मिला था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे भी मिला था, मैं भी था, आदेश चौहान भी थे, हमारे साथ हमारे साथी नेगी जी भी थे, शायद संभवतः और साथी भी रहे होंगे। हम थे, हम मिले, हमने कहा, हमारा दर्द था, मर्म था कि यदि प्रदेश के अंदर विधायक सुरक्षित नहीं है, यदि तो आप सुन रहे थे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की ये कार्रवाई, जहां पर पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से यहां पर घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।